Hello students, welcome again to the science chapter 2 acid bases and salt. Students, this chapter is almost completed, only a few topics are left. That is Lewis concept of acid and base, after that conjugated acid and base and acidic radical and basic radical. तो हमको लोइस कॉन्सेप्ट समझने के पहले आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रास्ट एंड लॉरी कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा. What are the Arrhenius concept? According to this concept, acid are those substances which produce hydrogen cations or hydronium ion on dissolving the water. वाटर H2O होता है. आप H पॉजिटिव यदि मान लो जो छोड़ेंगे या वो डिसोसिएट होगा तो वो क्या देगा, H पॉजिटिव और एक निगेटिव आयन में डिवाइड होगा. अगेन ये H पॉजिटिव आयन H2O से कॉम्बिनेट होगा और हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव आयन बनाएगा. सेम वैसे यदि हम बेस के बारे में बात करें तो बेसेस आर दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन ऑन द एक्वस सॉल्यूशन. अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसेस? बेसेस आर दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. आप एग्जाम्पल पे देख रहे हैं NaOH क्या डिवाइड किस में डिवाइड हो रहा है, Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव में. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया. इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था ब्रास्टेड एंड लॉरी ने. ब्रास्टेड लॉरी ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, एक ही साइंटिस्ट नहीं है. ठीक है, ओके. नाउ अब ब्रॉडर डेफिनेशन देन आर्हीनियस. आर्हीनियस से थोड़ा सा ब्रॉड डेफिनेशन दिया था. इन्होंने कहा था, उसने आर्हीनियस ने क्या कहा था, हाइड्रोजन कैटायन देता है. बट ब्रास्टेड लॉरी ने क्या कहा, वो प्रोटॉन डोनर जो होता है वो एसिड होता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होता है वो क्या होता है, बेस. प्रोटॉन डोनर आर एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेसिस. एसिड एंड बेसिस ऑलवेज कम्स इन द पेयर. क्यों? क्योंकि यदि मान लो एक अपना आयन छोड़ेगा तो दूसरा गेन करेगा, तभी तो वो कंप्लीट होगा ना. अदरवाइज वो फ्री आयन जो है वो यहाँ वहाँ घूमते रहेगा. एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं H2O एंड HCl. चूँकि HCl जो है वो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है तो इसमें क्या हो गया, HCl जो है वो एसिड हो गया एंड H2O क्या हो गया, बेस हो गया. आई बात समझ में? इसके अकॉर्डिंग यदि आप अमोनिया का नेचर देखेंगे तो क्या है, अमोनिया कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ बेस यूजिंग ब्रास्टेड लॉरी थ्योरी. ब्रास्टेड लॉरी के बेसिस पे आप अमोनिया को बेस कह सकते हैं. एग्जाम्पल में दिख रहा है आपको, NH3 गैस एक्वस सॉल्यूशन पे घुली हुई है. आप लैब में भी देखेंगे आपके यहाँ अमोनिया है तो अमोनिया हमेशा एक्वस सॉल्यूशन या लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है, एंड H2O लिक्विड. ओके, मिलके क्या बना रहे हैं, मिलके बना रहे हैं NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन एंड OH निगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन. ठीक है, अब वाटर का नेचर यहाँ पर क्या हो गया, अमोनिया जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. तो वाटर का नेचर यहाँ पर क्या हो गया, बेस. ठीक है, सॉरी, वाटर का नेचर हो गया एसिड. अमोनिया क्या कर रहा है, अमोनिया एक्सेप्ट कर रहा है, वाटर डोनेट कर रहा है. तो आपने इसके पहले वाले HCl वाले एग्जाम्पल पे देखा था, वाटर जो है वो एज अ बेस रिएक्ट कर रहा था. यहाँ पर वाटर एज अ एसिड रिएक्ट कर रहा है. तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि वाटर का जो रिएक्शन होता है या वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, बट इट कैन बी रिएक्ट एसिड एज वेल एज बेस. इसीलिए इस नेचर को हम एम्फोटेरिक नेचर या ड्वेल नेचर कहते हैं. Ammonia is the hydrogen ion acceptor base and water is the hydrogen ion donor, that is known as the acid. ठीक है, this cause the OH concentration to be greater in the pure water and ammonia solution is basic. ठीक है, अमोनिया सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलता है, मैंने आपको बताया था. तो उसका नेचर क्या होता है, बेसिक. अब हम लेविस के बारे में बात करते हैं. लेविस एसिड एंड बेस थ्योरी. लेविस फोकस्ड ऑन द डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब अभी तक हम सिंगल हाइड्रोजन पॉजिटिव या OH निगेटिव की बात कर रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर ऑलवेज पेयर की बात करेंगे. आपको पता है देने वाला क्या होता है, एसिड, लेने वाला बेस. बट लेविस ने पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया. एक्चुअली में लेविस ने पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर लिया. अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर रहा है वो क्या है, बेस है. एग्जाम्पल से देखते हैं. स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, अमोनिया के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है.
ठीक है, कहाँ पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड BF3 के ऑक्टेट कंप्लीट करने में 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ पर अमोनिया क्या करेगा, यहाँ पर अपना अमोनिया जो है इलेक्ट्रॉन पेयर वो BF3 को दे देगा। इस तरीके से NH3 BF3 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप की जो शेयरिंग या म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ये लेविस एसिड एंड लेविस बेस के कॉन्सेप्ट पे होती है। और एसिड एंड बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है स्टूडेंट्स, सॉल्ट बनता है। तो ये जो रिजल्टिंग आपको NH3 BF3 मिला है, ये का क्या काम करेगा, ये एज अ लेविस सॉल्ट काम करेगा। ठीक है, ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस थ्योरी। अब कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है पेयर में जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, आपको ये मालूम है कि जब हमने लॉरी कॉन्सेप्ट देखा था, तो लॉरी कॉन्सेप्ट में क्या था, एक डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, और ये चीज़ें हमेशा किस में होती है, पेयर में होती हैं। ठीक है, whenever an acid donates a proton it change into the base, and whenever a base accept a proton the acid is formed। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वो किस में चेंज हो जाता है, एसिड जो है वो बेस में, और बेस जब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो किस में चेंज हो जाता है, एसिड में। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए हो रहा है कि सपोज मान लो किसी एसिड ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया, अब उसको प्रोटॉन की नीड है, तो वो प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। जब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्टेंस किसका वर्क होता है, बेस का। सेम वैसे ही यदि मान लो बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, अब उसके पास एक प्रोटॉन ज़्यादा है, वो क्या करेगा, वो धीरे से उस प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। और प्रोटॉन डोनेशन किसका वर्क होता है स्टूडेंट्स, एसिड का, इसीलिए इस तरीके से कहा जा रहा है। ठीक है, देन एन एसिड एंड बेस विच डिफर्स ओनली बाय प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अ प्रोटॉन आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। ऐसे एसिड या ऐसे बेसिस, ठीक है, जो किस में डिफर हैं, केवल एक प्रोटॉन के कारण डिफर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी वीक एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ एनी वीक एसिड विल स्ट्रॉन्ग। उल्टा हो जाता है, यदि मान लो कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्जुगेट वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस है तो वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एज यू कैन सी HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो क्या बन रहा है, Cl निगेटिव आयन। ठीक है, एंड NH3 एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, NH4 प्लस आयन। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और NH3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्लियर है, हाइड्रोजन डोनेट किया HCl और क्या बनाया, Cl निगेटिव। चूंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Cl निगेटिव बेस तो होगा, लेकिन कैसा बेस होगा, वीक बेस होगा। ठीक है, NH3 स्ट्रॉन्ग बेस है, अब उसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लिया, NH पॉजिटिव आयन बना लिया, तो ये क्या होगा, ये एसिड तो होगा क्योंकि पॉजिटिव लगा है, बट कैसा एसिड होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, आपने एसिडिक एसिड्स का क्लासिफिकेशन स्ट्रेंथ के बेसिस पे देख लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अच्छा, आपने अकोरेंस के बेसिस पे नहीं देखा था। तो 2 टाइप के एसिड्स होते हैं अकोरेंस के बेसिस पे, दैट मीन्स कहाँ से वो ऑब्टेन हो रहे हैं, आइदर दे मे बी ऑर्गेनिक एसिड और दे मे बी इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का क्या सोर्स होगा स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक ऑलवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। एग्जाम्पल देख सकते हैं, टोमेटो से ऑक्जेलिक एसिड, एप्पल से मैलिक एसिड, लेमन से सिट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है, हमारी मसल सेल में भी एसिड फॉर्म होता है जब आप बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए बहुत ज़्यादा फटीग या फिजिकल वर्क करते हैं ना, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है हमारी सेल्स, और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट ऑलवेज एसिड होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड्स में मिनरल और अर्थ में, मिनरल से मिलते हैं और अर्थ में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, दैट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। ओके, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक बेसिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड के अलावा भी 2 और फॉर्म्स होते हैं, दैट इज डाइल्यूटेड एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। व्हाट आर द डाइल्यूटेड एसिड, इट इज द एसिड दैट हैज मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। वो एसिड जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है वो होता है डाइल्यूट एसिड, एंड कंसंट्रेटेड एसिड दैट हैज लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन इट।
आया समझ में? नाउ क्या हम डाइल्यूट कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं? यस। कैसे कर सकते हैं? बाय स्लोली स्लोली वाटर में एडिंग और कंटिन्यूसली स्टीरिंग करके। स्टीरिंग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट लिबरेट करता है, तो वो हीट का आपको क्या होना चाहिए? यूनिक डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसलिए जब हम डाइल्यूट कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं, कंटिन्यूस स्टीर करते हैं। ठीक है students, after that we have to study about the use of some mineral acids. सल्फ्यूरिक एसिड का क्या वर्क होता है? मेनली मैंने आपको 2-3 एसिड्स बताए थे। सल्फ्यूरिक एसिड का फंक्शन पढ़ते हैं पहले। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल्स यूज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। सबसे ज़्यादा यदि केमिकल कोई सा यूज़ होता है पूरी इंडस्ट्रीज़ में, किसी भी चीज़ के मैन्युफैक्चर में, तो वो क्या है? दैट इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 केमिकल है, सभी में यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है। एग्जाम्पल, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे अमोनियम सल्फेट वगैरह बनाने के लिए। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ होता है। पेंट बनाने में, एक्सप्लोसिव्स बनाने में। एक्सप्लोसिव्स मतलब विस्फोटक सामान, जो फटाके वगैरह बनते हैं ना, उसमें। देन सिंथेटिक फाइबर, डाइज, ड्रग्स, और तो और जो बैटरीज होती है ना, बड़ी टॉर्च आती थी पहले कलर्स में, उसमें जो पीछे बैटरीज लगी होती है, उसमें भी HCl या सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। नाइट्रिक एसिड का क्या वर्क है? नाइट्रिक एसिड जो होता है वो अमोनियम नाइट्रेट वगैरह फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है। देन एक्सप्लोजिव्स जैसे TNT हो गया, ठीक है, ये बनाने में यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क, डाइज, दैट मीन्स कलर्स, एंड प्लास्टिक्स बनाने में भी NH3 का यूज़ किया जाता है। सॉरी, HNO3, NH3 तो अमोनिया हो जाएगा, HNO3 का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड टू क्लीनिंग द सरफेस ऑफ मेटल्स बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइज करने के पहले या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के पहले मेटल्स की क्लीनिंग में काम आता है। क्यों करते हैं मेटल्स की क्लीनिंग? क्योंकि मेटल्स के ऊपर में जो परत जमी होती है वो ऑक्साइड्स की होती है स्टूडेंट्स। अब वो ऑक्साइड, एज यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट, वो जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर है? एसिड से रिएक्ट करके वो सॉल्ट बनाते हैं और मेटल की सरफेस को छोड़ देते हैं। ठीक है। देन बॉयलर्स में जो फैक्ट्रीज में बॉयलर्स होते हैं, उसमें जो भी जमा हो जाती है पानी वगैरह, वो सबको यूज़ करने में क्या होता है? वो सबको रिमूव करने के लिए HCl का यूज़ किया जाता है। देन टेक्सटाइल मतलब कपड़े इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। फूड, लेदर और डाइज वगैरह बनाने में यूज़ होता है। स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपके सब मिनरल एसिड्स के वर्क। बट अब हम बेस के बारे में पढ़ लें। सबसे पहला बेस है NaOH। ठीक है। केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट कमर्शियल नेम आल्सो नोन एज द कास्टिक सोडा। इसका क्या यूज़ है? सोप बनता है, आर्टिफिशियल फाइबर लाइक रेयॉन एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका कमर्शियल नेम क्या है? कास्टिक पोटाश नाम से मिलता है। इससे क्या बनेगा? सॉफ्ट सोप बनता है। एंड आयरन निकल स्टोरेज बैटरीज में इसका यूज़ किया जाता है फॉर एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल्सो नोन एज द मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है। किस चीज़ लिए यूज़ होता है? जो हम एंटा एसिड, जब एसिडिटी हो जाती है तो जो हम दवाइयाँ वगैरह लेते हैं ना, जस्ट लाइक जेलोसिल वगैरह, उसमें ये मिला जाता है। ठीक है। एज एन एंटा एसिड टू द न्यूट्रलाइज एसिडिक इन स्टमक में जो एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने में इसका वर्क होता है। देन नेक्स्ट वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसका कोई कमर्शियल नेम एक्चुअली है नहीं। इसका यूज़ क्या होता है? फॉर रिमूविंग ग्रीस फ्रॉम द क्लोथ इन ड्राई क्लीनिंग। ठीक है। जो हम ड्राई क्लीन करवाते हैं वो किससे होता है? ड्राई क्लीन करवाने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। देन इन क्लीनिंग विंडो पैन्स। स्टूडेंट्स, आपने कंसनट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड बनाना तो सीखा, बट क्या आपको पता है कि कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में बनाने से pH में क्या डिफरेंस आता है? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द pH इन द केस ऑफ एसिड एंड बेस?
मालूम है आपको? नहीं मालूम ना, पीएच पता है, ठीक है। ओके नाउ क्या डिफरेंस आता है? एसिड का जो पीएच है वो बढ़ जाता है, बट बेस का पीएच जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसिड का पीएच बढ़ना मतलब एसिड को यदि डाइल्यूट करेंगे तो वो क्या, वाटर किसके जैसे वर्क करेगा? वाटर स्टूडेंट्स बेस के जैसे वर्क करेगा, ठीक है। एसिड और बेस रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। एसिड की एसिडिटी कम होने लगेगी, मतलब क्या होगा? एसिड का पीएच बढ़ने लगेगा, ठीक है। क्योंकि एसिड जो होता है वो 7 से कम में होता है, पीएच बढ़ेगा मतलब टुवार्ड्स 7 जाएगा। आ रहा है समझ में? एंड जब हम बेस को डाइल्यूट करते हैं तो उसका पीएच डिक्रीज होता है। दैट मीन्स देखो, जब बेस के साथ में वाटर रिएक्ट करेगा तो वाटर विल रिएक्ट एज एन एसिड। वाटर एसिड एंड बेस का रिएक्शन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्ट बनेगा एंड बेस की बेसिसिटी कम होती जाएगी। पीएच डिक्रीज होना, आपका पीएच जो है वो बेस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है, पीएच डिक्रीज होना मतलब पीएच जो है वो न्यूट्रल की तरफ जाना। अंडरस्टैंड? नाउ हमने पीएच पढ़ा था, ठीक है। आपने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, बट एक इंडिकेटर है जो आपने नहीं पढ़ा है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आपने 3 टाइप के इंडिकेटर्स पढ़े थे स्टूडेंट्स, नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एक 4th टाइप का इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है। इसे हम पीएच पेपर भी कहते हैं, ठीक है। ये एसिड और बेसिक के बारे में तो बताता ही है, साथ साथ ये भी बताता है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो कितना हाईली एसिडिक या कितना हाईली बेसिक है। इसकी रेंज 1 से 14 तक होती है। 1 से 7 जो है वो क्या होगा? एसिड, 7 न्यूट्रल एंड 7 से 14 बेस, ठीक है। एक्चुअली ये क्या होता है, ये स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। बट ये होता क्या है, कैसे बनता है ये? तो ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सअप होता है। कौन कौन से इंडिकेटर्स आ जाते हैं उसमें? वाटर, प्रोपानॉल, फिनोफ्थेलिन, सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू, मोनोसोडियम सॉल्ट एंड थाइमॉल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट, ठीक है। कलर मैचिंग चार्ट भी साथ में सप्लाई किया जाता है ताकि आप पीएच जो है वो कलर मैचिंग चार्ट के साथ देख के बता सकें। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स, उनका ओरिजिनल कलर एंड एसिड एंड बेस में उसमें क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। तो वो आपने किया है या नहीं? यदि नहीं किया है तो आप 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और ये जो दिया गया है उन चीज़ों को नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपका हो गया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब बायोलॉजिकल सिस्टम में आप ह्यूमन्स एंड एनिमल्स में भी देख सकते हैं एंड प्लांट्स में भी देख सकते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम्स, टीयर्स एंड सलाइवा का फिक्स पीएच रेंज होता है 7.0 से 7.8 तक, ठीक है। यदि पीएच जो है वो 7 के नीचे गया या 7.8 से ऊपर हो गया तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइकल में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का पीएच जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है या स्लाइटली बेसिक होता है, ठीक है। एक्चुअली स्लाइटली बेसिक ही होगा। HCl को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें बॉडी के अंदर सिक्रीट होती हैं ऑल आर द बेस। इन प्लांट्स हैव अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ पीएच, ठीक है। ये जो पीएच है प्लांट्स के लिए सॉइल का, वो ना तो ज़्यादा हाईली एसिडिक होना चाहिए ना तो ज़्यादा हाईली एल्केलाइन होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाइजेशन में हेल्प करती है। यदि एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो गया स्पाइसी फूड के कारण तो वो क्या कॉज करता है स्टूडेंट्स? वो इंडाइजेशन, शार्प पेन एंड इरिटेशन कॉज करता है। इन सारी चीज़ों को एक साथ हम क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं, ठीक है। नाउ अब ये ठीक कैसे होती है? मेडिसिन लेते हैं आप, कौन सी मेडिसिन? एंटासिड्स। और स्टूडेंट्स, अभी जब हम बेस का फंक्शन पढ़ रहे थे तो आपने MgOH12 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ा था कि इसका यूज़ एज अ एंटासिड किया जाता है, ठीक है। नाउ टूथ डिके, आप जानते हैं कि हमारी जो इनामेल होती है, दैट मीन्स टूथ की अपर कवरिंग, ठीक है, वो हमारी पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और किससे बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल होता है।
स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी फूड खाते हैं, आपको मालूम है सारे फूड में शुगर होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता ही है। तो क्या होता है, अब वो जो शुगर या ग्लूकोज है हमारे मुंह में कुछ थोड़ा बहुत रह गया, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरियाज जो होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एंड यू नो अबाउट दैट द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज व्हाट, एसिड, ठीक है। अब ये जो एसिड है वो सलाइवा से पार्शियली न्यूट्रलाइज तो हो जाता है, बट यदि हमने बहुत सारा शुगरी सब्सटेंस या स्पाइसी फूड खा लिया तो उसमें से एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो क्या होता है, लो पीएच, दैट मीन्स पीएच बिलो देन 5.5 पे जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो एसिड से रिएक्शन करने लग जाता है और हमारे जो दांत है वो कुरोड हो जाते हैं। देन एनिमल एंड प्लांट के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में भी ये यूज़ होता है। कैसे, एनिमल्स एंड प्लांट्स सेल्फ डिफेंस थ्रू द केमिकल वारफेयर, ठीक है। इनमें केमिकली सिंथेसाइज होती है कुछ चीज़ें, जैसे हनी बी या येलो आंट की स्टिंग्स में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, और नेटल प्लांट में मेथियोनिक एसिड होता है, ठीक है, जिससे हमें पेन फील होता है। ये इनके अपना अलग एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। देन regaining shine of tarnished copper vessel by the use of acid, not only the copper vessel, actually in all metals, ठीक है। जब हम क्या होता है, किसी भी मेटल के ऊपर जब ऑक्साइड की लेयर जम जाती है तो जो उसकी शाइन है वो डिम्ब पड़ जाती है, क्लियर है। नाउ मेटल्स ऑक्साइड, एज यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट, दे आर बेसिक इन नेचर। तो जब हम उनके एसिड से साफ करते हैं, एसिड से साफ कर रहे हैं, तो एसिड क्या होगा, उस बेस के साथ रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा, और जो एग्जैक्ट प्रोडक्ट है, दैट मीन्स दैट मेटल दैट कम्स इन इट्स रियल स्टेट, क्लियर। नाउ एसिड रेन, precipitation of acid in the form of rain, this condition is known as the acid rain, ठीक है। एसिड जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है रेन के साथ। एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कौन से पॉल्यूटेंट बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो रेन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और वाटर के साथ नीचे आ जाएंगे, ठीक है। देन वाटर का पीएच जो है वो 5.6 से कम हो जाएगा, तो ये किस में रिजल्ट होता है, एज इन एसिड रेन। इनका मेन कॉज क्या है, इनका मेन कॉज है सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पार्टिकल का डिपॉजिट होना, ठीक है। रेगुलर क्लीन रेन इवन थ्रो इट इज़ नॉट क्लीन, जब मतलब जो सिंपल रेन वाटर है एक्चुअली उसका भी पीएच न्यूट्रल या 7 नहीं होता है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्वायरमेंट में हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज प्रेजेंट है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर से रिएक्शन करती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ रेगुलर रेन वाटर इज 5.7, जो इसको क्या करता है, एसिडिक नेचर देता है। बट सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल दैट मीन्स लेदर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड मोटर व्हीकल से भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम मोटर व्हीकल्स में क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम यूज़ करते हैं ना। सपोज हम खाना बना रहे हैं यदि ट्रेडिशनल मेथड से, तो हम उसके लिए कोल यूज़ करेंगे, केरोसिन ऑयल यूज़ करेंगे, दैट ऑल आर द फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन में जाते हैं एंड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं। कौन से एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं एंड नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। यही जो एसिड्स हैं वो वाटर के साथ नीचे आते हैं और इस टाइप की रेन को एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स क्या होंगे, एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल टू एग्रीकल्चर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मालूम है आपको ये क्या करती है, इट वॉशेस अवे ऑल न्यूट्रिएंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्वाइवल प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उन सबको क्या करती है, वॉश कर देती है। प्लस एसिडिटी जो है वो द एसिड रेन अफेक्ट्स एग्रीकल्चर बाय द वे हाउ इट अल्टर्स द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। सॉइल कंपोजिशन को कैसे अल्टर कर रही है स्टूडेंट्स, एसिड रेन है, एसिड मिल गया सॉइल में, मतलब सॉइल का पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। रेस्पिरेटरी इशू कॉज करती है ह्यूमन्स एंड एनिमल्स में, क्लियर है। एसिड जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स हो गया एसिड रेन के साथ, ठीक है। एंड देन क्या हुआ, हम रेस्पिरेट कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाके रेस्पिरेटरी इशू जस्ट लाइक इरिटेशन इन लंग्स,
एंड ऑल दैट, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारी प्रॉब्लम्स कॉज करती है. When acid rains falls down, it flows into the river, ponds and it affects the aquatic system. Aquatic system को affect करती है. क्यों affect करती है? क्योंकि ये वो जब वाटर में मिक्स होती है तो वाटर का पीएच कम हो गया एंड जो डेवलपिंग एग्स वगैरह रहते हैं वो बोलना चाहिए उनकी जो कवरिंग होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है. ठीक है, वो एसिड से रिएक्ट करके टूट जाते हैं. और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. एसिड रेन ऑल्सो कॉज द कोरोजन ऑफ वाटर पाइप्स. ठीक है, पानी के जो पाइप हैं उनमें कोरोजन कॉज करती है. ठीक है, जो लीचिंग ऑफ हैवी मेटल, मतलब जो पाइप हैं वो छेद हो गया उनमें, और जिस चीज़ से वो पाइप बने हैं जैसे आयरन है, लेड है, कॉपर है, उनके छोटे 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 पार्टिकल्स पाइप से झड़ झड़ के किस में आ रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर में आ रहे हैं. वो ड्रिंकिंग वाटर में डिपॉजिट होते जा रहे हैं, जो ऑलवेज मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी कॉज करती है, क्योंकि ऑलमोस्ट बीमारी आपको मालूम है वाटर बॉर्न डिजीज़ ही होती है. देन बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स वगैरह को भी डिस्टर्ब कर रहा है. कैसे? ताजमहल के बारे में अगर हम देखें तो ताजमहल जो है वो वन ऑफ द 7 वंडर्स है. ठीक है, ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स. वाइट कलर का था, बट स्टूडेंट्स आपको मालूम है आगरा में लेदर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है. यूपी, इवन यूपी में, पूरे यूपी में इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्रीज एंड लेदर इंडस्ट्रीज एंड मैनी मोर. ठीक है, अब वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा है, जो उस पर गिर गिर के कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको वो डिपॉजिट करते जाते हैं. ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट CaSO4 वगैरह बनाते जाएंगे. एंड देन क्या होगा, वो मतलब येलोइश जो टाइप का है वो क्या हो गया, उसमें बोलना चाहिए धब्बा आ गया है. ठीक है, सेम वैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में बात करें तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो किससे बना है स्टूडेंट्स? कॉपर से बना है. ये एसिड रेन जो है वो उस कॉपर से रिएक्ट करके क्यूप्रिक एसिड H2SO4 यदि ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो क्यूप्रिक एसिड CuSO4 वगैरह बनाती है. इसलिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहले रेडिश टाइप का था, लेकिन अब उसमें ग्रीन धब्बे आ गए हैं. रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देख लिए ना. अब ये समस्या तो बहुत बड़ी है, इससे हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे? द ओनली प्रिकॉशंस दैट वी कैन टेक अगेंस्ट एसिड रेन इज हैविंग अ चेक दैट एमिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड्स को कम से कम एमिट करना है. क्लियर है? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे, जैसे फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी. ओके, मोटर व्हीकल का यूज़ कम करो, पैदल जाओ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. ठीक है, देन बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वन शुड अवेयर अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स दे कॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा. इंडस्ट्रियलाइजेशन यदि कम हो जाएगा तो जो बोलना चाहिए वर्कर्स होते हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट जो हैंडक्राफ्ट वाले होते हैं उनको इसमें इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी. ठीक है, और पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक बचे हैं, दैट आर द एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल. एक्चुअली ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस के साथ ही इसको पढ़ सकते थे. एसिड रेडिकल्स क्या होते हैं? जब हमने किसी एसिड से हाइड्रोजन आयन निकाल दिया तो जो पार्ट बचा वो एसिडिक रेडिकल है. जस्ट लाइक H2SO4 पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बचा? SO4 डाई नेगेटिव, ये एसिडिक रेडिकल है. जस्ट लाइक HCl, H पॉजिटिव निकला, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव इज नोन एज द एसिडिक रेडिकल. सेम एज बेसिक रेडिकल, OH आयन रिमूव कर दो तो जो बचा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बेसिक रेडिकल हो जाएगा. ठीक है, रिमेन पार्ट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल. जैसे KOH में आपने OH रिमूव कर दिया, क्या बचा? K पॉजिटिव. NaOH, OH रिमूव कर दिया, क्या बचा? Na पॉजिटिव. मतलब इन शॉर्ट यदि आप देखेंगे तो जितने भी निगेटिव आयंस है दैट आर द एसिडिक रेडिकल. ठीक है, और पॉजिटिव आयंस आल्सो नोन एज द बेसिक रेडिकल्स. यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है. जो बचे टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए. क्या क्या पढ़ा हमने आज पढ़ा कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड्स. क्लियर? देन ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड. ठीक है, कुछ एसिड्स के यूज़ देखे, कुछ बेस के यूज़ देखे, यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ा. आफ्टर दैट क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? आपने एसिड रेन पढ़ा. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ा? एसिड रेन, उसके कॉज एंड उसके इफेक्ट. लास्टली क्वेश्चंस नोट करेंगे. मेक नोट्स अबाउट द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट.
ठीक है. मेक नोट्स अबाउट द एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज define acidic and basic radicals with example. Define acid and basic radicals with example. Next one question, write a note on acid rain. Write a note on acid rain. Next question, what is the importance of pH? What is the importance of pH? Next one, give the name of some mineral acids and write their uses. Give the name of some mineral acids and write their uses. Next one, name of some bases with their uses. Name of some bases with their uses. Next question, what is universal indicator and which with the help of which indicators it has made. Name of define universal indicator and name the indicators फ्रॉम विच इट इज़ मेड. स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो पे जब हम आएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर अवर इन्वायरमेंट चैप्टर 5 लेके आएंगे. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू क्लास 10th. हम पढ़ रहे थे अवर इन्वायरमेंट. उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो चुका था. बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचे थे हमारे. बचे हुए थे एनर्जी पिरामिड्स, एसिड बेस एंड एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स. ठीक है, तो हम वन बाय वन ये टॉपिक्स डील करेंगे. स्टूडेंट्स, एसिड रेन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल अभी आपको नहीं बताऊंगी. क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि मैंने जो एसिड बेस वाला चैप्टर है उसमें एसिड रेन के बारे में काफ़ी कुछ बताया है. नेक्स्ट वन इज़ ओजोन डिप्लीशन. ओजोन होता क्या है एक्चुअली में? ओजोन दो टाइप की होती है. आइदर इट विल बी गुड ओजोन और इट विल बी बैड ओजोन. Good ozone will be formed in stratosphere and harmful to the plants and animals, while good ozone is formed in stratosphere and absorbs harmful UV radiation from the sun. ओजोन क्या करता है? ओजोन दो टाइप का होता है एक्चुअली, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन. जो बैड ओजोन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इट प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फियर एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट्स. But good ozone is found in stratosphere and it absorbs the harmful UV radiation from the sun. Then the thickness of ozone is measured in Dobson unit. Formation of ozone. Nascent oxygen, that is this one, combines with O2 and form ozone. Ozone is degraded into the molecular oxygen in the stratosphere by UV reaction to maintain a balance between production and degradation. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है. यहाँ पर बन रहा है और आप इस वाले में देखेंगे यदि तो इस वाले में क्या हो रहा है? इस वाले में इक्वेशन में ये ब्रेक डाउन हो रहा है. तो ये इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है और जो ओजोन का बोलना चाहिए अमाउंट है उसका जो रेशियो है वो बना रहता है. कॉज क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स ओजोन डिप्लीशन के? Ozone depletion or degradation has increased with the chlorofluorocarbons. CFCs are used to refrigerants react with the UV rays in stratosphere. Stratosphere मतलब कौन से उससे रिएक्शन करेगा बताओ? स्ट्रेटोस्फियर मतलब गुड ओजोन वाला. ठीक है, देन ओजोन डिग्रेडेशन CFC से मेन हो रहा है. CFC रेफ्रिजरेंट में यूज़ होता है. ठीक है, एंड क्लोरीन जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है ओजोन को डिग्रेड करने में. यहाँ से आप इस इक्वेशन को देख के बिल्कुल समझ सकते हैं. CHCl3 है. ठीक है, यहाँ पर 2 बचा. अब यहाँ पर क्या बचाएगी? 1 ही बचाएगी. देन खुद जाके ऐड हो जाएगी और ओजोन डिप्लीशन इस तरीके से होते जाएगा. ओके, CFCs have permanent and continued effect as the chlorine atoms are not consumed. क्योंकि क्लोरीन एटम्स कहीं पर कंज्यूम तो हो नहीं रहे हैं तो CFC जो है वो परमानेंट इफेक्ट डालती है. ओवर द अंटार्कटिक रीजन देयर हैज़ बीन थिनिंग ऑफ लार्ज एरिया ऑफ ओजोन लेयर. इट वॉज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल. ओजोन, अब यदि ओजोन इतना इम्पॉर्टेंट है
तो और यदि वो डिप्लीट हो रहा है तो उसके डिप्लीशन से बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी निकलेंगे। वो क्या है? यूवी रेडिएशन ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ, जो यूवी बी है उसे शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो है, ठीक है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगी। ओके, देन आफ्टर दैट क्या बता रहा है? आफ्टर दैट बता रहा है यूवी बी रेज जो होती है वो प्रोटीन को कैंसर वो कर देती है, डैमेज करेगी हमारी बॉडी के अंदर के प्रोटीन को, और इट कैन कॉज स्किन एजिंग, स्किन सेल डैमेज एंड स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती है, ठीक है। क्या? ओजोन डिप्लीशन। देन यूवीबी रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ह्यूमन इन द हाई डोज, दे कैन कॉज इन्फ्लामेशन टू कॉर्निया, कॉर्निया का इन्फ्लामेशन या जलन कॉज कर देते हैं। इन्हें हम स्नोबॉल ब्लाइंडनेस कहते हैं, और इससे कैटरेक्ट वगैरह हो सकता है, और जो कॉर्निया है आपका वो परमानेंटली क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। अब आप इस ओजोन डिप्लीशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपना के, और डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं। सीएफसी का यूज़ कम करेंगे तो आपका ओजोन है जो वो अपने आप उसका जो प्रिवेंशन है वो हो जाएगा। एक और टॉपिक देखते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। फिनोमिनन ऑफ कीपिंग द अर्थ वार्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन गैसेस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो गर्म रहता है। 1/4 of incoming solar radiation is reflected by the atmospheric gases and clouds, and only half of the radiation falls from the earth surface heating of it, ठीक है। of this small portion जो है वो रिस्पेक्टेड एरिया में बैक हो जाता है। ओके, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, देन मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या करते हैं? ये सोलर रेडिएशन को अलाउ करते हैं अर्थ तक पहुंचने के लिए, बट हीट जो है वो इसको क्या करते हैं? इनको एब्जॉर्ब करते रहते हैं। एब्जॉर्ब रेडिएशंस अगेन कम टू द अर्थ सरफेस एंड हीट इट अप। दिस साइकिल इज रिपीटेड मैनी टाइम्स कंसिडरिंग द हीटिंग अर्थ, ठीक है। ये जो साइकिल होती है दैट मीन्स पहले अर्थ एब्जॉर्ब किया, देन छोड़ा, उसके बाद इन्वायरमेंट से टकरा के फिर वापस आया, फिर था एब्जॉर्ब किया, फिर छोड़ा। तो ये जो प्रोसेस होती हैं ये कंटिन्यू चलती ही रहती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, देन ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब्स लॉन्ग वेव, ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ की जो लॉन्ग वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं उनको क्या करते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस, उनको अर्थ की तरफ भेज दिया जाता है, और क्या करता है? अर्थ का सरफेस तो गर्म हो जाता है, लेकिन क्या होता है? एमिट नहीं हो पाती हैं कोई भी रेज, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और मैथेन आर कॉल्ड एज द ग्रीन हाउस गैसेस बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही जो है वो वैश्विक तपन या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो मेन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। स्टूडेंट्स, आज ये 2 टॉपिक ही मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ठीक है। अब हमारा बच्चा क्या बचा? ग्लोबल वार्मिंग, इकोलॉजिकल पिरामिड्स और एनर्जी पिरामिड्स एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। ये हम नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं। थैंक यू बेटा। होमवर्क कर लेंगे। होमवर्क यही रहेगा आपका कि शॉर्ट नोट ऑन ओजोन डिप्लीशन एंड शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके।